हेलो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर बेटा सीए फाउंडेशन 2026 का जो अभी जनवरी में हमारा पेपर हुआ है लॉ का, उसका एनालिसिस शुरू कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो एक लेंदी क्वेश्चन हमेशा से ही होता है और थोड़ा सा टफ और ट्रिकी भी होता है। तो आप लोग चाहें तो क्वेश्चन सेकंड से अपना पेपर प्रैक्टिकली अटेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके फाइन। ब्राइट स्कॉलर इन अ एक अच्छा स्कूल है दिल्ली में, प्रेस्टिजियस स्कूल है। द स्कूल इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल स्टूडेंट्स फ्रॉम 100 सीट्स ऑफ प्री क्लास। ठीक है, प्री स्कूल क्लासेस के लिए उन्होंने एलिजिबल स्टूडेंट्स की 100 सीट्स के लिए एक एप्लीकेशन इनवाइट की ऑनलाइन। यहाँ तक समझ में आ गया। द स्कूल इंडिकेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म दैट द लिस्ट ऑफ द, हाँ यहाँ पर प्रोविजनली बेसिस पर हम एक लिस्ट निकालेंगे, उन लोगों ने बोला है, और वुड बी डिस्प्ले ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एंड वेबसाइट ऑन 15 अप्रैल 2025। ये बात याद रखना कि उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो आपका आएगा नोटिस वो आएगा एलिजिबल स्टूडेंट्स का 100 सीट्स ऑफ प्री स्कूल क्लासेस के लिए, और 15 अप्रैल को हम नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे कि कौन कौन को हमने एडमिशन दिया है। दो स्टूडेंट्स हु विल पे द एडमिशन फीस ऑनलाइन एंड फिजिकली सबमिटेड, यहाँ पर बोला है कि जो भी ऑनलाइन और फिजिकली सबमिट कर रहा है उन लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग एडमिशन दे देंगे। ठीक है, सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है। कॉमा लगाकर उन्होंने प्री कंडीशन रख दी है। 18th of April 2025 will be confirmed. Vishal son Akash was previously selected. Vishal paid the fees online on 16th of April 2025 but failed to submit the documents. उसने फीस तो सबमिट कर दी पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे। तो बताओ, मैनेजमेंट ने उसकी फीस रिफंड कर दी है। विशाल कंटेंडेड दैट वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एज ही ऑलरेडी पेड द फीस बिफोर टाइम। आकाश एडमिशन कुड नॉट बी कैंसल्ड बाय स्कूल मैनेजमेंट। आकाश का जो एडमिशन है वो मैनेजमेंट के थ्रू कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए, ऐसा कोनोटेशन उसने दिया है। क्या वो सही आर्ग्यू कर रहा है? On the other hand, he could not submit the document as he was out of the town from 16th of April to, भैया उसका पर्सनल रीजन वो जाने, लेकिन स्कूल की एक प्री कंडीशन थी ऑफर देते समय ही कि आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने फीस के साथ। अभी आपसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर द स्कूल एक्शन टू कैंसल द एडमिशन ऑफ आकाश विदाउट कम्युनिकेशन वॉज वैलिड। तो भैया इन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है रिवोकेशन ऑफ ऑफर का, है ना। रिवोकेशन ऑफ ऑफर का इन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है। तो मोड ऑफ रिवोकेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ऑफर दिया जाता है और उसके साथ प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो ऑफर का वैलिड एक्सेप्टेंस तभी माना जाता है जब आप वो प्री कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो। अदरवाइज विदाउट गिविंग एनी नोटिस, वो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक्ड माना जाता है। तो यहाँ पर स्कूल वालों ने कोई नोटिस नहीं दिया है रिवोकेशन का तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्री कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड नहीं की गई आकाश के एडमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आकाश का एडमिशन नहीं होगा क्योंकि उसने ऑफर की प्री कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया है, और ना ही स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इसके वैलिड रिवोकेशन नोटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो विदाउट कम्युनिकेशन भी अगर वो उसका एडमिशन कैंसिल कर देते तो उसे उतना ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है भैया, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो ऑफर था प्रसाद इनकॉर्पोरेटेड ओपीसी, एक ओपीसी फॉर्म हुई है। ओपीसी बोरोड 50 लाख टू मीट इज लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट 25 लाख टू मीट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इस प्रोजेक्ट फंड। अच्छा, एक ओपीसी है तो ओपीसी कौन से सेक्शन में डिफाइन है ये आप लोगों को पता होगा। ओपीसी इज डिफाइन अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 72। अब ओपीसी भी एक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी का एक टाइप होती है, तो उस पर कंपनी के जो बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 वाले वो उसके पास होते हैं। मतलब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय करेगी, चूंकि वो भले ही ओपीसी है पर एक कंपनी तो है ना। बट ड्यू टू सम रनिंग हार्डशिप पॉलिसीज ओपीसी वाज फेल टू पे द डेट्स, एसेट्स ऑफ द कंपनी भी इनसफिशिएंट पड़ गई है डेट को चुकाने में। अब डिसाइड वेदर द प्रसाद वुड लाइबल टू पे द आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ एनपीएफसी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इफ द एनपीएफसी प्रोसीड्स अगेंस्ट द प्रसाद
पर्सनल एसेट्स ना भाई ना, ये तो गलत बात हो गई भाई। प्रसाद की पर्सनल एसेट्स तो यूज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आएगा और आपको केस साइटेशन नोट करके आना है सलमन वर्सेस सलमन का, कि यहाँ पर चाहे शेयर होल्डर के पास इफ एनी शेयर होल्डर वर्चुअली होल्ड 100% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो भी वो कंपनी की डेट को चुकाने के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी आपको यहाँ पे लिख के आना था। इफ द एनबीएफसी प्रूव 1% कंपनी, अच्छा भाई सेकंड में उन्होंने पूरा सेंस ही चेंज कर दिया है, पूरा फ्लेवर चेंज कर दिया क्वेश्चन का। एनबीएफसी प्रूव ओपीसी वाज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड और चीटिंग, तो यहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लग जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिख के आना है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के बारे में लिख के आना है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी फ्रॉड और चीटिंग पर्पज से इनकॉर्पोरेटेड हुई है। तो कंपनी के अगर किसी भी पर्पज में फ्रॉड और चीटिंग आता है तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना था, और उसका एक पॉइंट लिखना था कि इफ कंपनी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ फ्रॉड और चीटिंग देन कॉर्पोरेट विल शुड बी लिफ्टेड। ठीक है भाई, सी देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वेदर अ पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, उन्होंने खुद ने ही बता दिया है। कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, एडमिशन के ऊपर भाई ये बन रहा है, तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी पार्टनर का एडमिशन तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि सारे पार्टनर उसके लिए कंसेंट नहीं दे दे। अगर पार्टनर ने कंसेंट नहीं दिए तो हम न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। इफ नो, इन व्हाट मैटर अ पार्टनर कैन ट्रांसफर इफ शेयर इन पार्टनरशिप, अगर अपना आंसर जो है वो नो है कि सबकी कंसेंट नहीं है तो हम एडमिट नहीं कर सकते। अब बताओ कि किन केसेस में पार्टनरशिप का शेयर ट्रांसफर हो सकता है। तो मैंने आपको हमेशा समझाया कि पार्टनरशिप का शेयर केवल सेल या फिर मॉर्गेज या फिर प्लेज की कंडीशन में ही ट्रांसफरेबल होता है। डिस्क्राइब द राइट ऑफ ट्रांसफर, उसके बाद हमने 4 नंबर में पूछ लिया अच्छा ऐसा है तो आप ये बता दो कि भाई ट्रांसफरी के क्या क्या राइट्स है। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ट्रांसफरी फर्म के मैनेजमेंट में इंटरप्ट नहीं कर सकता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यूएशन के टाइम पर नहीं देख सकता है, तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, उसका एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकता है। फर्म के लिए उसका केवल मॉनेटरी राइट बनता है। मॉनेटरी राइट का मतलब है केवल प्रॉफिट लो और अपने घर जाओ, लेकिन फर्म के मैनेजमेंट में नहीं बोलना, चुप करके बैठ जाना। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, हाँ डिसोल्यूशन के टाइम पर वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने हिसाब किताब के लिए एसेट्स में शेयर लेने के लिए जरूर देख सकता है। विद द रेफरेंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेकंड क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, एग्जामिन द केसेस ऑफ कमेंट वेदर इट इज, हाँ भाई कंडीशन और वारंटी मैंने आप लोगों को बताया था कि कंडीशन और वारंटी जो होती है उसमें से कंडीशन मेन पार्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है और वारंटी कोलेटरल पार्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आपको इन केसेस में बताना है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है या ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है। पहला पढ़ते हैं, आशुतोष परचेस अ सेकंड हैंड लैपटॉप फ्रॉम सुधीर फॉर 10,000. After a month, Ashutosh come to know that the Sudhir was not true owner of the laptop. Actually, अच्छा ट्रू ऑनर नहीं भैया, यहीं से आपको बात पकड़ लेनी थी कि यहाँ पर अगर टाइटल डिफेक्टिव है ना, तो यहाँ पर इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुई है और इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच होने पर हम कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कंडीशन का क्वेश्चन पूछा था। सेकंड वन, अनीता ने ऑर्डर किया था एक इटालियन काउच from a prominent e-commerce platform. Okay, whether the order was delivered, it was found that couch was not Italian as narrated on the e-commerce platform. What would, अच्छा डिस्क्रिप्शन ई-कॉमर्स पे नरेट किया गया था, मतलब सेल बाय डिस्क्रिप्शन है। अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच करता नहीं हुआ तो अगेन इम्प्लाइड वारंटी यहाँ पर ब्रीच मानी जाए, इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच मानी जाएगी, वारंटी नहीं, इम्प्लाइड कंडीशन, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन इम्प्लाइड कंडीशन ब्रीच हुई है। ठीक है, ऋषभ ने जो परचेस किया है 7 लाख रुपए का विलिंग बैंक लोन विच इज हाइपोथिकेटेड इन फेवर ऑफ द बैंक ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी, ऋषभ टुक अदर लोन ऑफ 5 लाख हिज फ्रेंडशिप। अच्छा भाई, यहाँ पर उसने ऐसा गुड्स मॉर्गेज पर रखा है जिस पर ऐसा गुड्स सोल्ड आउट किया है जिस पर ऑलरेडी हाइपोथिकेशन था, मतलब ऑलरेडी फ्री फ्रॉम एक्यूमरेटेड गुड्स नहीं था। अगर गुड्स फ्री फ्रॉम एक्यूमरेंस नहीं है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इम्प्लाइड वारंटी ब्रीच होगी। क्या ब्रीच होगी? इम्प्लाइड वारंटी ब्रीच होगी, क्योंकि उसने ऐसा गुड्स सामने वाले को दिया है जो कि ऑलरेडी कहीं पर गिरवी रखा हुआ था। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। और हमेशा फर्स्ट मॉर्गेजी को राइट मिलता है, ये बात याद रखना, सेकंड मॉर्गेजी को कोई राइट नहीं मिलेगा, इसे ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी माना जाएगा।
बहुत शानदार क्वेश्चन जो अगला मुझे मेरे सामने दिख रहा है वो है व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील। आप लोगों को पता होगा कि कॉमन सील के ऊपर क्वेश्चन मैंने बोला था कि अवेटेड है, और देखो ये क्वेश्चन में आ गया कॉमन सील कंपनी का ऑप्शनल हो चुका अमेंडमेंट के हिसाब से। इसके लिए अगर एक सीएस और 2 डायरेक्टर साइन कर दे, सीएस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 24, ये आपको कोड करके आना चाहिए था और आपको लिखना चाहिए था कि भाई यहाँ पर सीएस और 2 डायरेक्टर अगर साइन कर दे तो इक्विवेलेंट टू कॉमन सील माना जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ओ हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 से, और गारंटी सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 की तरफ से कि अगर ये दोनों में डिफरेंस आपको बताना है तो बताना है भाई गारंटी का अमाउंट जो काम कॉल कर सकते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, जबकि शेयर्स का अमाउंट स्टार्टिंग में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का जो सब्सक्रिप्शन है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 जो मिलता है उसमें स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। दूसरा आपको डिफरेंस लिखना था सेक्शन का, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 21 22 का। तीसरा आपको यहाँ पे जो डिफरेंस लिखना था वो ये लिखना था कि लिमिट शेयर्स का अमाउंट जो है वो वाइंडिंग अप के टाइम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करेंगे, जबकि यहाँ पर जो अमाउंट है वो स्टार्टिंग में ही कंपनी कॉल कर सकती है, लेकिन वहाँ पर स्पेसिफिक है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही यहाँ पर कॉल करेंगे। गारंटी का अमाउंट जो है वो गारंटी का अमाउंट जो है उससे ज़्यादा का आपको यहाँ पर अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर जो अमाउंट पे करना पड़ता है वो कंपनी के शेयर पेड अप शेयर कैपिटल तक का अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। 4 डिफरेंसेस आपको लिख के आने थे। अब ये अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्टेट द प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्टर्ड, ओहो रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आप लोगों को क्लास में स्पेसिफिक बताया था कि इस बार रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या कंपनी का एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो सकता है? यस, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी कैन बी चेंज्ड बाय द इंटीमेटिंग द आरओएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। हमको स्टेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम ये रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पर पूछा है कि अगर ये कॉन्ट्रावेंशन होता है तो क्या होगा। तो अगर कॉन्ट्रावेंशन यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भैया 500 रुपीज़ की पेनल्टी है एलएलपी पे और ईच ऑफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी पर भी, और ड्यूरिंग द डिफॉल्ट इज कंटिन्यू तब तक 500 पर डे की पेनल्टी यहाँ पर लगेगी, और मैक्सिमम ये अमाउंट कॉन्ट्रावेंशन का जाएगा 50,000 तक, एलएलपी पे भी लगेगा और पार्टनर पर भी लगेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट रिटेनिंग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिकमिंग अ पार्टनर। ठीक है बढ़िया। देखो एक तो मिनिमम मेंबर पूछे गए तो भाई मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं, है ना, तो मिनिमम हमारे 2 पार्टनर्स होते हैं। दूसरी बात ये कि मिनिमम 2 पार्टनर्स के अलावा अगर कोई पर्सन एक पार्टनर के साथ ही बिजनेस चला रहा है और ऐसा करते करते उसे 6 महीने से ज्यादा हो गए तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। ये भी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर के रिक्वायरमेंट में नीचे ही लिखा है। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भैया देखो कंपनी में एक एलएलपी में एक इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी, बट यहाँ पर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट है, उसमें से एक आरओआई होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था। जहां तक बात है एलिजिबिलिटी की तो भैया वो इंसॉल्वेंट और अनसाउंड पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर वो दोनों ही है तो वो यहाँ पर पार्टनर नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है रमेश के ऊपर एक सप्लायर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का, ठीक है, आजादपुर का मंडी का है। फिर उसके बाद दिल्ली टू एक्सपांड, वो बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है। इन्वाइटेड कर रहा है सुरेश और महेश को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 लोग हो चुके हैं यहाँ पे, तो 2 और मोर पर्सन की रिक्वायरमेंट असेंशियल कंप्लीट हो गई है क्योंकि 2 लोग हमने इनवाइट कर लिए हैं। अग्री बट पुट अ कंडीशन, एक कंडीशन पुट कर दी कि भैया वो प्रॉफिट शेयर करेंगे और आईओसी मिलेगा, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिल जाएगा, बट नॉट द शेयर लॉसेस बोल रहे हैं, लॉस शेयर नहीं करेंगे। तो क्या लॉस शेयर करना मैंडेटरी? नहीं, असेंशियल एलिमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि लॉस शेयर करेंगे तो ही पार्टनरशिप है। तो देखो इसमें सारे असेंशियल कंप्लीट हो गए, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हो गया, दोनों के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट है, लॉफुल बिजनेस है, म्यूचुअल एजेंट है, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो यहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। जहां तक बात है लॉस शेयर करने की तो वो किसी भी सूरत में असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप नहीं होता है, इसलिए इनकी जो पार्टनरशिप है वो सही पार्टनरशिप है और वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। नेक्स्ट है मयंक वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम सेवरल ईयर्स, ही engaged रूप सिंह a labor है ना and material contractor for procurement of raw material and labor for the construction site. All the expenses pertaining to raw material labor wages is borne by the Mayank. Mayank agreed give to Roop Singh 5% contract amount of the procurement. नहीं भाई यहाँ पर कहीं नहीं लिख रहा है, बस इन्होंने एक कंडीशन बनाई है कि मैं तुझे बिजनेस में से इतना हिस्सा दे दूंगा, तो यहाँ पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये केवल एक टर्म्स एंड कंडीशन है जिस पर बेस्ड वो एक बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है कि वो इंगेज
एंगेजमेंट ज्यादा दिख रहा है, एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप है कि किसी तरह का हम एक एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सन दूसरे पर्सन का एजेंट हो और वो सबके लिए काम कर रहा हो, ऐसा नहीं दिख रहा है, बल्कि दिख रहा है कि एक पर्सन ही दूसरे का एजेंट है, एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल नहीं है, इसलिए यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी गायब है, तो पार्टनरशिप भी नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद एक एबीसी ट्रेवल एजेंसी का हमारे सामने आ रहा है, ही परचेज 10 कार्स अमाउंटिंग 100 द पर्पज ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, ही बोरोड 50 लाख फॉर द पर्पज ऑफ शंकर प्रपोज टू विल टेक 25% प्रॉफिट शेयर, ही हैज नथिंग टू डू विथ बिजनेस, शांतनु अग्रीड फॉर द प्रपोजल, आफ्टर सम टाइम शंकर टोल्ड हिज फ्रेंड दैट इन पार्टनर एबीसी ट्रेवल एजेंसी, शांतनु डिनाइड द फैक्ट ही and sharing profit only, not the partner in his travel agency, advise the reference of agreement between the Shantanu and Shankar will be treated as a partnership। अब भाई देखो यहाँ पर देखो, ट्रेवलिंग एजेंसी है, परचेस करिए 10 कार 100 लाख रुपए की फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग देम और हायर, ही बोरोड 50 लाख फॉर द पर्पज फ्रॉम शंकर, शंकर प्रपोज दैट ही विल टेक 25% ऑफ प्रॉफिट शेयर, मतलब उसने 50 लाख बोरो किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किए, ही हैज नथिंग टू डू विथ बिजनेस, मतलब उसका कोई बिजनेस इंटेंशन भी नहीं था, तो भैया पार्टनरशिप कैसे हो सकती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद में टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी है, ही इज ओनली 5 मेंबर्स एंड रेस्ट्रिक्टेड द राइट ऑफ ट्रांसफर द शेयर टू एनी पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है भाई, प्राइवेट लिमिटेड है तो रेस्ट्रिक्शन तो लगाएगी, तो ये तो बिल्कुल सही करा उसने, रेस्ट्रिक्शन एकदम वैलिड है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर ट्रांसफरेबिलिटी पर रेस्ट्रिक्शन लगाए तो कोई बुराई नहीं है। अब अगला पढ़ते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर है आराध्या कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड की 4 करोड़ और 45 करोड़ रिस्पेक्टिवली, डायरेक्टर ऑफ एसीपीएल डिसाइड नॉट टू फॉलो सम प्रोविजन एज इट स्मॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन, हाँ भाई देखो स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 सब क्लॉज 85 में डिफाइन होती है, और वहां साफ तौर पे लिखा है कि जो कंपनी होल्डिंग है, तो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी पर सेक्शन 2 सब क्लॉज 85 के प्रोविजंस नहीं लगते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर वो प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होंगे। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि पेड अप शेयर कैपिटल है नेचुरल गैस लिमिटेड की 140 की, और यहाँ पर वो गवर्नमेंट कंपनियों हो, सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 का क्वेश्चन, गवर्नमेंट कंपनी फेवरेट रही है इनकी हमेशा से ही, इस पे से क्वेश्चन पूछा है, तो इन दोनों को बेटा ऐड कर दो और उसको 140 डिवाइडेड बाय 140 कर दो, मतलब 30.2 प्लस आपको करना है यहाँ पर 40.10 डिवाइडेड बाय 140, अगर उसकी होल्डिंग 51% से ज़्यादा नहीं हो रही तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन जाएगी, और आई थिंक कुछ 50.2 का समथिंग आएगा, इसलिए वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाने के लायक यहाँ पर नहीं रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का जो क्लॉज होता है वो बोलता है कि इंडिविजुअली स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने टुगेदरली या इंडिविजुअली मोर देन 51% अगर होल्ड कर रखे तो ही वो गवर्नमेंट कंपनी के डेजिग्नेशन में आएगी। पासिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये टॉपिक ध्यान से पढ़ के जाना, अगर गुड्स एज सर्टन है तो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी, व्हेन पार्टी इंटेंड टू पास, मैंने आपको स्पेशली अंडरलाइन भी करवाया था, और अगर व्हेन द गुड्स आर अनसर्टन, अगर गुड्स अनसर्टन है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी जब स्पेशली गुड्स एसर्टन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ड्यू टू लेक ऑफ टाइम हम इसे जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, होपफुली आपको ये हेल्प करेगा। अब बोरोड सम में 475 का क्वेश्चन आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, लेकिन लिखना ज़्यादा पड़ेगा। इसमें बोला है टाइम बार डेट के बारे में, क्वेश्चन पढ़ते से ही समझ में आ रहा है कि कुछ अमाउंट बोरो किया गया था, कुछ इंटरेस्ट वगैरह का रेट दे रखा है, 5 साल के लिए बोरो किया गया था, लेकिन कुछ क्राइसिस के कारण शी इज अनेबल टू पे है। टाइम बार लिमिटेशन एक्ट में 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आया, राइटिंग टू पे, उसने प्रॉमिस कर लिया है राइटिंग में कि वो ये टाइम बार डेट को पे कर देगी, तो अब इस डेट का रिन्यूअल हो चुका है। जब डेट का रिन्यूअल हो जाता है तो बेटा फिर ये टाइम बार नहीं बचती है, इसका आप आराम से रिकवर कर सकते हो इसका पैसा, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया है रिटर्न में कि वो इसे पे कर देगी, तो टाइम बार होने के बावजूद भी ये सेक्शन 25 टू द रूल ऑफ कंसिडरेशन में आ जाएगा, और ये एक्सेप्शनल केस होने के कारण एक नया कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन हो जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट का, और ये अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। अगला है 6 ठीक है। अच्छा भाई, फ्रेंड को गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट देने पर कंसिडरेशन नीडेड नहीं है, अगेन सेक्शन 25 टू द रूल ऑफ कंसिडरेशन का एक्सेप्शन,
यहाँ पर गिफ्ट के केस में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगले में गोल्ड रिंग देती, वाह भाई कभी फोन देते हो कभी गोल्ड की रिंग देते हो, प्रॉमिस कर रहे हैं भाई अभी तो ये, ठीक है बर्थडे पर देंगे, बाद में प्रॉमिस नहीं दिया और क्या इन्फोर्सेबल होगा? भाई 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 सोशल एंड डोमेस्टिक मैटर विल नॉट बी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हस्बैंड एंड वाइफ है तो वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस आ जाएगा, तो भी नहीं होता क्योंकि हस्बैंड और वाइफ हो गए तो क्या हो गया? सोशल और डोमेस्टिक मैटर भैया हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। ओ प्रॉमिसरी नोट पर डायरेक्ट क्वेश्चन, आप जाकर नोट्स में प्रॉपरली देख लेना, मैंने आपको लिखा हुआ है कि सर्टन प्रॉमिस ही होना चाहिए, सर्टन पर्सन होना चाहिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। चूंकि ये 7 मार्क में तो अच्छी खासी आपको सारे एसेंशियल एलिमेंट इसमें लिखकर आने पड़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में से एज यूजुअल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। 2 इंस्टीट्यूट है हमारे बड़े बड़े, आरबीआई और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके बारे में आपको रट के लिखना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सट क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज इज अ मैन्युफैक्चरर इन टेल्कम पाउडर, विकास परचेज टेल्कम पाउडर फ्रॉम राज आफ्टर यूजिंग इट। अच्छा भाई किसी तरह का पाउडर बेच रहा था, पाउडर यूज करा, उसको सफरिंग हो गई, अब वो बोल रहा है कि वो इसके लिए केस कर सकता है क्या? क्या यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ केवेटेम्परल लगेगा? राज डिनाइड हिज लायबिलिटी ऑन द बेसिस दैट ही वाज नो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेड सिलेक्शन ऑफ द बायर। तो भैया बायर के बेड सिलेक्शन के लिए तो वैसे भी सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, अगर बायर ने देखकर नहीं लिया है तो यहाँ पर राज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पर सेकंड वाले केस में यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपका आंसर डिफरेंट होता, क्या कि राज उसका होलसेल ट्रेडर होता और उसकी स्किल और जजमेंट पर बायर ने बिलीव कर कर वो गुड्स परचेस करता और ये ब्रांडेड गुड्स होता है, या डेफिनेटली एक्सेप्शन में कवर होगा, तब सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि बायर। क्योंकि ब्रांडेड गुड्स के रेफरेंस में बोलो या फिर डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स में बोलो तो ये एक्सेप्शन में कवर होते हैं और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ केवेटेम्परल नहीं लगता है, इसमें सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पूछा है, सीधा क्वेश्चन है, राइट्स और ड्यूटीज पर वो आप नोट्स में से पढ़ लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 ग्राउंड ऑन द कोर्ट में डिसॉल्व द पार्टनरशिप फ्रॉम रेफरेंस टू, कब कब डिसॉल्व होती है, सीधा क्वेश्चन नोट्स में से पढ़ लेना कि कब कब होती है। वो प्रिंसिपल लॉ ऑफ इक्विटी में होती है, अनसाउंड माइंड पार्टनर हो जाए तो हो जाए, परसेंटेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तब भी हो जाती है, और अगर पार्टनर ने कुछ इमोरल एक्टिविटी की है तो भी हो जाती है, सब नोट्स में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं श्योरिटी। ओ श्योरिटी पर आप क्वेश्चन देखने को मिला है भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एनी 2 सिचुएशन। भाई मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब कब रिवोक हो सकता है। पहली कंडीशन आती है रिवोकेशन की कि कब वो रिवोक हो सकता है, पहली कंडीशन जब वो श्योरिटी की या तो डेथ हो जाए या फिर श्योरिटी प्रायर नोटिस दे दे, इन दोनों सिचुएशन में रिवोकेशन पॉसिबल है, आपको बता दिया गया था। क्रेडिटर तब फ्री हो जाता है, क्रेडिटर अगर कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर से श्योरिटी तब फ्री हो जाता है जब क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के साथ मिलकर बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन में छेड़छाड़ की हो, या जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन दिया गया है क्रेडिटर ने उसका सेटल डाउन खुद की मर्जी से कर लिया हो विदाउट द इंटीमेशन, तो भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। और तीसरा और लास्ट है इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एनी 2 सिचुएशन। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तब इनवैलिड माना जाता है जब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, आपने श्योरिटी से कोई फैक्ट छुपाया हो या फिर आपने कुछ नया चेंजेस किया और उसके बारे में आपने श्योरिटी को नहीं बताया हो। ठीक है भाई, केस लॉ आया है, आलोक बॉट गुड्स मनीष ऑन क्रेडिट, किसका केस लॉ है भाई? ये डिफेंस 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लास्ट क्वेश्चन है, देखो आपको अच्छे से बता देती हूँ कि ये 138 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें यह बताया जाता है कि भाई अगर चेक बाउंस हो जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है। आलोक बॉट सम गुड्स फ्रॉम मनीष ऑन क्रेडिट, लेटर ही इशूड, आलोक ने कुछ गुड्स परचेज किए। अब आलोक ने गुड्स परचेज किए यहाँ पर तो भाई आलोक को पेमेंट करना था। अब आलोक ने उसके लिए क्या करा है कि चेक इशू कर दिया। आलोक ने गुड्स परचेज करा और आलोक ने क्या करा यहाँ पर चेक इशू कर दिया। तो आलोक ने चेक इशू करते समय इंस्ट्रक्शन दी मनीष को कि भाई इसको 2 दिन के अंदर अंदर पेमेंट ले लेना, उसके बाद मत लेना। तो भाई ये तो गलत बात हो गई, कौन होते हो आप इंस्ट्रक्शन देने वाले? जब लॉ ने खुद ने 3 मंथ्स का दिया है तो आप विद इन 2 डेज बोल ही नहीं सकते हो। तो ये एक गलती हो गई कि भाई इंस्ट्रक्शन दिए तो वो नहीं माने। अब 1 महीने बाद उसने चेक जमा करा है मनीष ने, ठीक है। मनीष प्रेजेंटेड चेक आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद उसने जमा करा है, विच वॉज रिटर्न टू इंसफिशिएंट फंड। और उसने फिर यहाँ पर जो है नोटिस भेजा कि वही चेक जो है
वो डिसऑनर हो चुका है लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। मनीष ने नोटिस भेजा लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, ये दूसरी गलती कर दी। वही नोटिस पर ध्यान देना चाहिए। आपको पता है कि 15 डेज का जो नोटिस है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और उसके बाद केस फाइल कर दिया और 30 दिन के अंदर अंदर भी फिर आपने पेमेंट नहीं दिया तो आप पर 138 का अपेजमेंट लगेगा। आपको 6 महीने की सजा और जो जुर्माना बताया गया उससे कोई भी नहीं बचा सकता है। ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है कि 138 प्लस 139 आपको यहाँ पर लिखकर आना चाहिए था। वेरी गुड। अब उसके बाद देखो सम एग्रीमेंट्स हेल्ड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नोट्स में से पढ़ना है कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं, कब कब अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। इसमें रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मेंटेनेंस इन चैम्पर्टी, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, कोलेटरल टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, आप सारे पढ़ लेना। ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल सेक्शन 23 आपको कोट करना है यहाँ पर, सेक्शन 23। और कौन कौन से केसेस होते हैं जहाँ पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, नोट्स में पूरा स्पेसिफिक डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं करेंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कब केस हो सकता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए हम सामने वाले पर तब केस कर सकते हैं जबकि मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट अ सफिशिएंट रेमेडी फॉर द बायर। बायर को लग रहा है कि पैसे देकर भाई मेरा नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे तो मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से डिमांड करना है, तभी ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड आएगी। दूसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब क्लेम किया जा सकता है जबकि आपने सामने वाले पर्सन को बोल दिया हो कि भैया ये डैमेज सफिशिएंट रेमेडी नहीं होगी, हम तुम्हें ये परफॉर्मेंस करके ही देंगे, मॉनेटरी कंपनसेशन से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय राइट ऑफ रीसेल, ये तो मैंने आपको कब से ही बता दिया था बेटा कि रीसेल कब कब हो सकता है। देखो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। रीसेल के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि अगर आपका पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो आप उसको उठा के रीसेल कर दो, लॉ मना नहीं करेगा। अगर लॉ खुद ही आपको किसी प्रोविजन में परमिट करता है तो भी आपको लॉ मना नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर आप उसकी कॉस्ट के मेंटेनेंस पर, मतलब जो गुड्स है उसके मेंटेनेंस कॉस्ट पर 3/4 से आधा खर्चा कर देते हो तो भी आपको लॉ मना नहीं करेगा। ये कंडीशंस आपको बतानी थी 3 जब आपको लॉ मना नहीं करेगा। और इसी के साथ ये आपका पूरा पेपर जनवरी का जो है वो रिव्यू एनालिसिस मैंने कंप्लीट कर दिया है। होपफुली ये आपको बहुत मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इसे देखिए और देखिए कि आपने पेपर में क्या लिखा और अपने आप को जस्टिफाई कीजिए। थैंक यू।